हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन में भी मेरा सब टॉपिक क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन। प्रीवियस सेशन को आप जब देखेंगे स्ट्रेट लाइन का, तो वहाँ हमने स्लोप को डिफाइन किया और स्लोप से रिलेटेड कुछ रिमार्क पर भी हमने डिस्कस किया। लेकिन उतना रिमार्क पर्याप्त नहीं है स्लोप को समझने के लिए। तो इस सेशन में हम लोग स्लोप के रिगार्डिंग जो ड्यूज रह गई थी बातें, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग स्लोप का 2 रिमार्क पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम रिमार्क ही देखेंगे। और रिमार्क किसका देखेंगे? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन का। ग्रेडियंट भी बोलते हैं या इसी को ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ लाइन। और इसका 3rd नंबर रिमार्क को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सामान्य तौर पर इस तरह की भाषा आपने कई बार सुना होगा कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है। 2 लाइन को हम परपेंडिकुलर कब कहेंगे? जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। आपने ऐसा भी सुना होगा कि 2 लाइन पैरेलल है। पैरेलल मीन्स समानांतर है, तब उन दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप में क्या कोरिलेशन है। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप में क्या कोरिलेशन है, और अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप में क्या कोरिलेशन है या क्या कंडीशन होगा उसका। तो एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है या ये रिजल्ट जो है क्या बताता है। तो m1 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो m1 जो है स्लोप ऑफ अ फर्स्ट लाइन है। m2 जो आप देख रहे हैं वो स्लोप ऑफ अ सेकेंड लाइन है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ कि m1 स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड m2 स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन हम कह सकते हैं। ये tan थीटा का हमने फॉर्मूला लिखा और ये मोड इस बात को इंश्योर करता है, मोड का लिखना इस बात को यहाँ इंडिकेट करता है कि हम एक्यूट एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी इस फॉर्मूले का जब हम यूज करते हैं तो 2 लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं और वो एंगल एक्यूट होता है। एक्यूट मीन्स न्यून कोण होता है। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये रिजल्ट आया कहाँ से। tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसी एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। यानी जब भी 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, और उस एंगल को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। वहाँ इस रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे।
और एक बात और आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है तो एक एंगल एक्यूट होता है और एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है। यानी जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो एक न्यून कोण बनता है और एक दूसरा जो है वो अधिक कोण होता है। जैसे किसी ने कहा कि दो लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ओके। किसी ने कहा कि दो लाइन के बीच का एंगल 150 डिग्री है। सुनने में लग रहा है कि दोनों डिफरेंट बातें हैं। एक ने कहा कि दो रेखाओं के बीच का कोण 30 डिग्री है और एक ने कहा कि दो रेखाओं के बीच का कोण 150 डिग्री है, बट बोथ आर सेम लैंग्वेज। दोनों जो है सेम ही बात को जो है फोर्स करता है, सेम ही बात को इंडिकेट करता है, भले ही कहने का सेंस अलग अलग है। ये ऑलरेडी आपने प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा, ओके। तो उस टॉपिक को छोड़कर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जब भी दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इससे हम एक्यूट एंगल प्राप्त करते हैं। तो सोचिए कि अगर ऐसा हो, इसमें हमने कुछ कंडीशन बनाया कि दो लाइन है, फर्स्ट वाले लाइन को L1 कह दें और सेकंड वाले लाइन को हमने L2 कह दिया, यानी दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। देन थीटा विल बी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी, क्योंकि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहां हम पुट करेंगे तो tan 90 डिग्री और m2 माइनस m1 और अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आपने ये पढ़ा होगा कि tan 90 डिग्री का वैल्यू 1/0 होता है। कितना होता है? 1/0। और ये हो गया। अब मॉडुलस को हम दोनों पर इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी होता है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मॉडुली 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। और ये मॉडुलस रिमूव करेंगे तो RHS में प्लस माइनस बनाते हैं। तो RHS में जब प्लस माइनस बनाएंगे तो हमने तो ये पढ़ा ना कि 0 जो होता है उसका कोई साइन नहीं होता है। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये बातें आपने कई जगह बुक में देखा होगा कि 0 का कोई साइन नहीं होता है, नहीं ये पॉजिटिव होता है और नहीं ये नेगेटिव होता है, ओके। तो मॉडुलस सिंपली हम हटा सकते हैं। अगर यहाँ 2 रहता तो मॉडुलस हटेगा, रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस का साइन रिफ्लेक्ट करता वहाँ, बट 0 के साथ ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही नॉर्मल वे में ये रिमूव हो जाएगा और 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। देन फाइनली वी गेट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब इस रिजल्ट को हमें लर्न कर लेना चाहिए कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, क्या बोला हमने कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसको और कैसे हम बोल सकते हैं कि जब भी दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 होता है। ऐसा तब होगा जब दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तब। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान रखें कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, ओके। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तब क्या होगा। इसका हम सेकंड रिमार्क देख रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, यानी दो रेखाएं अगर समानांतर हो जाएं तब क्या होगा। तो डेफिनेटली
इस कंडीशन में दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। और थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा कब? जब दो लाइन पैरेलल होता है तब। आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो वो कभी नहीं मिलती है, और जब दो लाइन एक दूसरे से मीट ही नहीं करेंगी तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा ही नहीं। यानी दो रेखाएं समानांतर है, इसका सीधा अर्थ ये है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और आप तो पढ़े भी हैं कि दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो थीटा की वैल्यू 0 हुआ। अब आप क्या करिए कि इसी में थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो ये होगा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 और अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, और tan 0 का जो वैल्यू होता है tan 0 डिग्री का, ये 0 होता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। और दोनों पर मॉडुली सेपरेट सेपरेट लगा देंगे, यानी m2 माइनस m1 और अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसे हो जाएगा। और tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये 0 होता है, तो मोड में हो गया m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, और मोड हटेगा तो प्लस माइनस होगा, और फाइनली यहाँ से हम कह सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू m1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। m1 क्या बताता है? स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। m1 क्या था? स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, और उसी तरह m2 क्या था? स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। यानी जो स्लोप है ना वो हर लाइन के साथ एसोसिएट रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे हर इंसान के साथ उसका नाम जो है एसोसिएट रहता है, वैसे ही हर लाइन के साथ स्लोप जो है एसोसिएट रहता है, और उसी से उसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। तो क्या देखा हमने कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ये हमने 3rd नंबर में देखा। ओके, अब इसका हम 4th नंबर रिमार्क की बात करेंगे। एक टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस। अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ, एक हेडिंग है कि इफ अ लाइन इज इक्वली if a line is equally inclined with axis, यानी अगर कोई लाइन जो है वो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो इक्वली इंक्लाइंड होने पर क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे बोल्ड करते हैं। लिखा है इक्वली इंक्लाइंड, और इक्वली इंक्लाइंड लिखा हुआ है, यानी ऐसे लाइन की इमेजिनेशन हम कर रहे हैं जो एक्सिस के साथ यानी अक्षों के साथ समान रूप से झुकी हुई है। यानी वैसे लाइन का सोचिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी कि कोई लाइन जो है एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, इस लाइन को देखिए,
हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री होगा। यानी एक ऐसे लाइन के बारे में सोचते हैं जो अक्षों से समान रूप से झुकी हुई है। तो आपने तो पढ़ा होगा कि रेक्टेंगुलर सिस्टम में ये 90 डिग्री होता है, और एक ऐसे लाइन को इमेजिन करना है जो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल का फॉर्मेशन कर रही है उतना ही वाई एक्सिस के साथ भी। तो ये 45 डिग्री है। तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे पहली कंडीशन में, तो m इज इक्वल टू सिंपल हम यूज करेंगे tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री 1 होता है। यानी ऐसी लैंग्वेज अगर कहीं हम पढ़ते हैं कि कोई लाइन है और वो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो उस कंडीशन में हम ये समझते हैं कि पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो है 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और दूसरा सिचुएशन ऐसे भी तो सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी लाइन जब एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड रहेगा तो ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। इस लाइन को आप देखिए, ओके, ये लाइन भी एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं ये 45 डिग्री है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जब ये 45 डिग्री है और स्लोप बनाने के क्रम में हम यहाँ से मेजर करते हैं, तो बताइए टोटल एंगल कितना हो गया? 135 डिग्री हो गया क्या? फिर से एक बार समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम वैसी रेखा के बारे में सोच रहे हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मान लीजिए 1 है ये, तो ये एक लाइन है, तो एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है, यानी एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और यही लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो है, यही लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो है 135 डिग्री का एंगल बना रही है, ओके पूरा। लेकिन यहां देखेंगे तो 45 और यहां भी 45 है। तो एक ऐसा इमेजिनेशन हो सकता है और एक ऐसा इमेजिनेशन। तो इस कंडीशन में जब हम स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ से आएगा m इज इक्वल टू ±1 आएगा। यानी हमेशा हम ये इस बात को रिमेंबर में रखेंगे कि जब भी कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड होता है तो उसका स्लोप +1 या -1 होता है, यानी +1 और -1 दोनों की संभावना बन रही है, ओके। तो कोई भी लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो ये सिचुएशन होता है। अब हम कुछ और इसे प्रोसीड करते हैं और रिमार्क नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी हम ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन हैविंग इक्वेशन इज गिवन। यानी वैसे लाइन का स्लोप निकालना है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन हो गया ax + by और प्लस में c = 0। ये एक लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी लाइन जो फर्स्ट डिग्री में होगा x और y में, वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और वहां से मुझे स्लोप निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, by = -ax और माइनस में c, देन y की वैल्यू माइनस में a/x और माइनस में यहाँ पर c/b हुआ, ओके।
तो यहाँ देखेंगे कि x का कोफिशिएंट आपको देखना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है? -a/b। तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट होगा वही इसका स्लोप होता है। यहाँ पर यानी स्लोप का मीनिंग हुआ माइनस में a/b। यानी अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे उसका स्लोप फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे -a/b। और इसे लैंग्वेज में बोली तो a क्या बता रहा है? x का गुणांक, b क्या बता रहा है? y का गुणांक। यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी x माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। अब जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं? अगर कहीं इक्वेशन लिखा हुआ है 3x + 4y = 7, ओके, और हम कहेंगे कि इसका स्लोप आप फाइंड करिए। तो स्लोप जब हम इसका निकालेंगे स्लोप, तो बताइए यहाँ a का वैल्यू कितना है? 3 है, b का वैल्यू कितना है? 4 है। फॉर्मूला क्या है? -a/b। तो यानी इसका स्लोप हो जाएगा -3/4। यानी इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -3/4। अब है कि इस रिजल्ट में हमने y को क्यों फाइंड किया? y को हमने फाइंड क्यों किया? y = यहाँ y की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, देख रहे होंगे मैनुअली जो निकालने का तरीका हमने बताया। तो हमने बोला कि आप y की वैल्यू फाइंड करिए, और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद x का जो गुणांक होगा वही आपका आंसर होगा। तो एक्चुअल में ये जो रिजल्ट है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है ये रिजल्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जब ये इंस्पायर्ड है ये वाला रिजल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आगे के सेशन में आप एक पढ़ेंगे ऐसे y = mx + c, ऐसा एक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो y = mx + c जो इक्वेशन पढ़ेंगे इसी का नाम है, इसको हम बोलते हैं सिफ बोलते हैं। और सिफ का पूरा नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसे। यानी सिफ का मीनिंग हुआ यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। यानी y = mx + c जो आप देख रहे हैं तो उसमें m जो होता है वो स्लोप को इंडिकेट करता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इसीलिए हमने इसको भी ट्रांसफॉर्म करके सिफ बना दिया। यानी पहले था ax + by + c = 0। तो आप सोचिए इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना। यहाँ ध्यान रखना है कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट m है जो स्लोप को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए हमने x का स्लोप वहाँ पर देखा। आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं कि किसी लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है और उसका स्लोप मुझे फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है -a/b, यानी -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में स्लोप से रिलेटेड और भी बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, मैंने शुरू के क्लास से ही इस बात पे बार बार फोकस किया कि जब तक हम लोग स्लोप नहीं समझेंगे तब तक हम स्ट्रेट लाइन नहीं समझेंगे 2 डायमेंशन का। ओके, इसीलिए हम लोग स्लोप पर फोकस कर रहे हैं। ओके।